द्रव संयोग में तेल या मोबिल आता है, अर्ध ठोस संयोग में ग्रीस या वैसलीन आता है। अब देखिएगा आप भी क्वेश्चन बनाइएगा। स्थैतिक घर्षण यह तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है। सीमांत घर्षण यह तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने पर होता है। गतिज या सर्पी घर्षण यह तब कार्य करता है जब वस्तु आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन पर फिसल रहा होता है। और लौटेनिक घर्षण यह तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है। सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम सर्पी या गतिज घर्षण, और सबसे कम होता है लौटेनिक घर्षण। अब क्वेश्चन देखो, कहते हैं हम लोग अगर एक होता है सकारात्मक घर्षण, एक होता है नकारात्मक घर्षण। अगर हम फिसल गए तो नकारात्मक घर्षण, हम चल पा रहे हैं सकारात्मक घर्षण। हम फिसल गए, जैसे सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ पर हम फिसल जाते हैं, वहां घर्षण कम होता है। वहां घर्षण क्या होता है? कम होता है। और अगर आप कहीं पर भी ऊर्जा के परिवर्तन घर्षण बल अगर हो तो वहां गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। अगर हम ऐसे करें ना तो ये गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? उष्मा ऊर्जा में। बॉल बियरिंग का नाम अगर सुने होंगे तो बॉल बियरिंग लुढ़कता है, तो बॉल बियरिंग जो होता है ये लौटेनिक घर्षण में होता है। बॉल बियरिंग लुढ़कता है तो ये कौन घर्षण में होता है? लौटेनिक घर्षण में होता है। सबसे कम घर्षण कहाँ होता है? लौटेनिक। इसी को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। लौटेनिक मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। अब तुम कहोगे प्रीवियस ईयर, एक बच्चा कह रहा है हम तो कभी प्रीवियस ईयर में नहीं देखे। लो हम तेरा डेट के साथ बता देते हैं, तुम चेक कर लेना। लो पहले क्वेश्चन वही है, डेट के साथ बता दे रहे हैं, चेक कर लो। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 का है क्वेश्चन, एक बार जाके चेक कर लेना बाबू मेरे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? बताओ सबसे कम कहाँ होगा? फिसलन। फिसलन का मतलब होता है वही गतिज घर्षण जो ऐसे फिसलता है। अगर कोई वस्तु ऐसे फिसलता है तो इसको हम लोग फिसलन घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण या रोलिंग घर्षण हो गया जब कोई वस्तु फिसल रहा हो, लुढ़क रहा होता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा क्या? अगला बॉल बियरिंग बताओ, अभी तुरंत बताए थे। क्या उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है? बीपीएससी पीआरई 2023 जाके देख लेना प्री में। बताओ जल्दी किसमें करता है? बॉल बियरिंग भी रोलिंग घर्षण में बदल देता है, क्योंकि लुढ़कता है वो। बॉल बियरिंग का काम क्या है? लुढ़काना। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा, हम बोले उष्मा ऊर्जा। घर्षण, जब भी घर्षण ऊर्जा किसमें बदलेगा? उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक उष्मा में नहीं बदलता है। हम लोग जब ऐसे ऐसे गति करते हैं या जूता को ऐसे ऐसे खींचते हैं तो वो गतिज ऊर्जा जो होता है वो उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण का मान कम होता है, हम लोग फिसल जाते हैं। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण का मान कम होता है। और ये नकारात्मक घर्षण है। अगर हम फिसल जाते हैं तो ये नकारात्मक घर्षण है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी हम तरह बता देते हैं, जाके चेक कर लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भारत सरकार की वेबसाइट पे ही क्वेश्चन डाला हुआ है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बताओ कौन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है? व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा बताइए? हम पढ़ाएं घर्षण ऊर्जा किसमें बदल जाती है? या तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। किस ऊर्जा में बदल जाता है दोस्त मेरे? तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं। घर्षण बल, हाँ दोस्त मेरे थोड़ा बहुत तो आप पढ़वे किए होंगे, यहीं आके कहिएगा हम पढ़ियो लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। घर्षण बल हम सिर्फ यहाँ हम लोग एक ओवरव्यू देंगे पूरे चीजों का, तब क्वेश्चन करवाएंगे। घर्षण बल गति का विरोध करता है, गति के विपरीत दिशा में होता है, क्षयकारी बल है। घर्षण बल तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। और तापीय ऊर्जा में कौन सा बदलेगा? जब हम गति करेंगे ऐसे ऐसे तब वो तापीय ऊर्जा में बदलेगा। घर्षण बल स्नेहक द्वारा कम किया जा सकता है, इसलिए क्षयकारी बल है। ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है जो पेंसिल में यूज होता है। कहाँ यूज होता है दोस्त मेरे? पेंसिल में। द्रव स्नेहक में मोबिल तेल हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस वैसलीन हो गया। स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब कोई वस्तु अस्थिर होता है। गतिज घर्षण जब कोई वस्तु फिसल रहा होता है। लौटेनिक घर्षण जब कोई वस्तु लुढ़क रहा होता है। बॉल बियरिंग लौटेनिक घर्षण का एक उदाहरण है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम पे हमने कहा था कि न्यूटन के गति का नियम 3 है। कौन कौन है? न्यूटन के गति का नियम 3 है। कौन कौन? एक नियम है पहला या गैलीलियो या जड़त्व का नियम, बाह्य बल लगने पर अवस्था बदल जाता है।
बल की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का सूत्र देता है, और तीसरा नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत तीसरे नियम पर आधारित है, इसमें रॉकेट बंदूक से निकलना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना। अब चलो हम 2-3 क्वेश्चन तुमको झट झट देते हैं, पट पट बनाना। बल का सूत्र बताओ कौन देता है, बल का सूत्र बताओ कौन नियम से मिलता है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम, बताओ जल्दी से। बल का सूत्र कहां से मिलता है, जल्दी बताओ, एकदम तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी बता। जल्दी बता, जाके चेक कर लेना, डेट के साथ पढ़ाते हैं, मजाक थोड़े चल रहा है दोस्त मेरे। पूरा दिन मेहनत करते हैं तब तो सारे टीचर रात में पढ़ाते हैं। कहते हैं बल का सूत्र बताओ कौन सा, न्यूटन का पहला नियम कि दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा बल का सूत्र, पहला नियम बल की परिभाषा, तीसरा नियम बल की प्रकृति। अब बताओ, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, बताओ क्या हो जाएगा, पहला नियम कि दूसरा नियम कि तीसरा नियम, जल्दी बता दो। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना कैवा नियम है, पहला कि दूसरा कि तीसरा। क्रिया आगे करोगे प्रतिक्रिया पीछे होगा, क्रिया आगे करोगे प्रतिक्रिया पीछे हो जाएगा, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। बताओ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के कैवे नियम से संबंधित है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है दोस्त मेरे, याद रखना। संवेग, ध्यान देना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्यूटन के पहले नियम से कि दूसरे से कि तीसरे से, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। यही क्वेश्चन पूछा था तुमको रॉकेट के बारे में, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ये न्यूटन का कैवा नियम है, तीसरा नियम है। और दोस्त मेरे बता दो, जो क्वेश्चन तुमको इस बार टीआरई में पूछा था, रॉकेट का उड़ना, ये कैवा नियम है, पहला कि दूसरा कि तीसरा। रॉकेट का उड़ना ये कैवा नियम है, पहला कि दूसरा कि तीसरा, जल्दी से बता दो आंसर। रॉकेट का उड़ना पहला, न्यूटन की गति का पहला नियम है कि दूसरा है कि तीसरा है, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बोलो दोस्तों। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 35 क्लास में 600 वैसे टॉपिक्स हम लोग मिल के पढ़ा देंगे, जो टॉपिक आपके अंदर जान फूंक देगा और रिजल्ट लेने में आपकी सहायता जरूर करेगा। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन हम अपने तरफ से जान लगा देंगे, क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। रॉग, यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। अब अगर तुमको पूछेगा क्वेश्चन, बताओ 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 बताओ, जड़त्व जो होता है, जड़त्व इनर्शिया जिसको कहते हैं, mr² होता है, ये बताओ जड़त्व जो है, जड़त्व क्या है, किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, यही गुण जड़त्व कहलाता है। बताओ, तो जड़त्व का संबंध किससे है, जड़त्व का संबंध न्यूटन के पहले नियम से है कि दूसरे नियम से है कि तीसरे नियम से है, जल्दी बताओ। पहले नियम का नाम ये है, जड़त्व का नियम उसी का नाम है गैलीलियो का नियम। अब आंसर बता दो। पीडीएफ सामने टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, वहां से मिल जाएगा। आपके जैसा साइंस कोई नहीं पढ़ाता, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जड़त्व का नियम, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। नमस्कार, कौन लेंगे अभी क्लास? चंद्रा सर आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आपकी सेवा में। आप ये सवाल हमारे टीचरों पर नहीं कर सकते कि ये पूछा है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। जो पढ़ा रहे हो पूछवे करेगा, उसका सबूत के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल 9:30 में। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, 9 बजे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आस एजुकेशन। इसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं बीपीएससी के लिए। और सभी लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे सारे कंटेंट जो भी आपके बने हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए कंटेंट है, उसके आधार पर हम लोगों ने सारे कंटेंट को तैयार किया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन दाएं से बाएं भी ना हो जाए, ऊपर से नीचे भी ना हो जाए। तो बिना समय गवाए सीधी बात, नो बकवास, और हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास, क्योंकि ये है क्लास कुछ खास। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है।
क्लियर है दोस्त? तो सबसे पहले हम लोग दो भागों में हमने डिवाइड किया है इसे, एक करंट अफेयर्स का सेक्शन है और एक मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो 1857 की क्रांति से। सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ फटाफट, सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट हमारे साथ, एकदम फटाफट जुड़ जाएंगे भैया। राधे राधे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज का क्लास देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के कारण और स्वरूप। सभी लोग जुड़ गए हो? आवाज मेरी आ रही है कि नहीं बता दो, आवाज मेरी आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। अच्छा आवाज आ रही है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो तो सभी लोग, 7 टाइप कर दो तो फटाफट, देख ले सभी को, देख ले सभी को, 7 टाइप कर दो तो फटाफट, 7 टाइप कर दे फटाफट। चलो चलो चलो, भोला कुमार, चांदनी है, संजू है, चंदन है, मुन्ना है, चलो भाई सभी लोगों ने मैसेज कर दिया। आप देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का कारण और स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। अब इसमें देखो दो चीज पॉइंट याद रखना। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कि इसका दो कारण था। एक क्या था? तत्कालिक कारण था, तो लिख लेना इमीडिएट काउज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, यानी इसका तत्कालिक कारण था। और दूसरा कारण अगर पूछेगा तो ये दीर्घकालीन कारण था। कौन सा कारण था? दीर्घकालीन कारण था। ये दो कारण में डिवाइड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तत्कालिक कारण क्या था कि जैसे इमीडिएट काउज में तुरंत आपका काम कर जाता है, तुरंत काम कर जाता है। इन द सेंस क्या हुआ कि भाई साहब जैसे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, तो हमने बताया था ब्राउन बैस, क्या बताया था? तो ब्राउन बैस नामक जो है ये बंदूक का प्रयोग किया जा रहा था। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किसका प्रयोग किया जा रहा था। तो ब्राउन बैस का प्रयोग किया जा रहा था। और इसके जगह पर लाया था एनफील्ड राइफल। कौन सा लाया था? एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया था। और इस एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। और वो चर्बी वाला कारतूस कौन था? तो हमने बताया था सुअर की चर्बी थी, सुअर की चर्बी थी। और हमने बताया था गाय की चर्बी थी। इन दोनों का प्रयोग किया जा रहा था जिसे मुंह से खोलना होता था। और इसीलिए इसका विरोध किया गया था बड़े पैमाने पर। और यही इमीडिएट काउज बना किसका? 1857 की क्रांति का। नंबर 1। दूसरा दीर्घकालीन कारण में सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक, और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो दीर्घकालीन कारण के अंतर्गत आएगा। 1857 के विद्रोह के कारण और स्वरूप में जाएंगे तो 1857 के विद्रोह का कारण सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। कौन सा कारण पढ़ेंगे? राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण क्या था? देखो सबसे पहला बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल शासक को संरक्षण दिया गया था। याद रखना, ये पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान से समझना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, मतलब कि जितने भी यूरोपीय लोग हमारे भारत में आए थे, कौन कौन लोग आए थे भाई साहब? तो हमने आप लोगों को बताया था पूड़ी में अंडे फंसे। क्या फंसा देना है? पूड़ी में अंडे फंसे। तो सर जी ये पूड़ी में अंडे फंसे का मतलब क्या हुआ? तो पू से हो गया आपका पुर्तगाल, उस पूरी में अंडे फंसे मतलब क्या हो गया? पहला हो गया आपका कौन? पुर्तगाल हो गया। दूसरा अगर पूछेगा तो दूसरा कौन हो गया? डच हो गया। तीसरा पूछेगा तो तीसरा कौन हो गया भाई? अंग्रेज हो गया। चौथा अगर पूछेगा तो चौथा कौन हो गया? डेनिश हो गया। पांचवा अगर पूछेगा तो पांचवा कौन हो गया? फ्रांस हो गया। और छठा पूछेगा तो छठा कौन हो गया? स्वीडिश। मुझे जल्दी से बता दो आप लोग कि ये आपको याद हुआ कि नहीं, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे याद रखोगे किसको? पुर्तगाली को। पहले नंबर पे पुर्तगाली, पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, दूसरे नंबर पे डच, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे डेनिश, पांचवें नंबर पे फ्रांस, छठे नंबर पे स्वीडिश। तो गुरुजी एक बात बताइए,
हमको जहां तक पता है अंग्रेज पहले आया था, लेकिन आप बता रहे हो कि डच पहले आया था। तो मेरे भाई यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा लोगों के कर्म के संदर्भ में कि भाई यूरोपीय लोग जो आए थे उसमें पहला कौन था, तो पुर्तगाल था, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश। और अगर पूछेगा कि सर जी अगर पूछ दिया यूरोपीय कंपनी के रूप में, कि यूरोपीय कंपनी के रूप में अगर पूछ देगा कि कौन था, तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा अंग्रेज, तीसरे नंबर पे हो जाएगा डच, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका डेनिश, पांचवें नंबर पे हो जाएगा फ्रांस और छठे नंबर पे हो जाएगा स्वीडिश। बोलो क्लियर है? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो ये समझ में आया पूरी में अंडे फंसे और दोनों कैसे बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि मेरे भाई की लोगों का कर्म क्या था, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे कि यूरोपीय लोगों का कर्म, यूरोपीय लोगों का कर्म क्या था, तो पूरी में अंडे फंसे चंद्रा से पढ़ा दिए भैया, आ जाएगा। और दूसरा पूछेगा कंपनी, यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे था, तो यहां से आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता देंगे अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आ रहा है तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। तो यूरोपीय कंपनियों की आगमन जो हुई थी पहले कौन, पुर्तगाली, ये सारा क्लियर है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनकर तैयार हुआ था, कितने में, 1600 में, और इसके द्वारा मुगल शासक की क्या हो गई, संरक्षण। दूसरा है लाल किला खाली करने की घोषणा, लाल किला जो है उसको खाली करने की घोषणा कर दी गई थी। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी क्या करता था भाई साहब, इसके समय तो रेलवे चला था, बहुत सारी चीज आए थे, पोस्ट ऑफिस वगैरह भी आया था। तो डलहौजी क्या करता था, हड़प नीति अपनाया था। डलहौजी के द्वारा कौन सी नीति आई थी, हड़प नीति। इसी को क्या बोला गया, विलय नीति। व्यापगत लोगों को क्या करता था कि उसका उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उससे मिला लिया जाता था। इसी का विरोध की थी कौन, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। डलहौजों की हड़प नीति। इसके बाद देसी रियासतों में असंतोष हो गया था, छोटे छोटे जितने भी रियासत थे उसमें असंतोष की भावना देखने को मिली। पेशवा की पेंशन को रोकना। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब का नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था भाई, धोंधू पंत। तो आपसे पूछेगा धोंधू पंत किसका नाम था, तो नाना साहेब जो कानपुर से, कहां से, कानपुर से 1857 की क्रांति को नेतृत्व किए थे। क्लियर है, ठीक है। तो धोंधू पंत किसका नाम था, नाना साहेब का, और अपने आप को मुगल सम्राट नाइब के रूप में घोषित किया और अवध का अधिग्रहण कुशासन के नाम पर। अब देखो जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा इसमें रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जैसे 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, तो क्वेश्चन ऐसे वैसे थोड़े है, ऐसे वैसे है क्या। बीपीएससी टीआरई 3.06 to 8 एग्जाम 2024 कैंसिल जो हुआ था उस एग्जाम का ये क्वेश्चन पत्र है, आप उठा के देख लो। तो भैया 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब जिसे धुंधु पंत कहते हैं, जो कानपुर से इसके ये किए थे, नेतृत्व किए थे, और तात्या टोपे उसका क्या किया था, सैन्य नेतृत्व, रामचंद्र पांडुरंग। तो नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। नाइब। कौन से पद पर, तो नाइब का पद। कौन सा पद था भाई, नाइब का पद। सारे प्रश्न को करवाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी लिखवाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। भैया क्या पेंशन नहीं देंगे, तो भैया नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो किसको पेंशन देने से इनकार किया था, नाना साहब। नाना साहब कहां से थे, अभी हमने बताया कहां से, कानपुर से। कहां से, कानपुर से। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था। तो 1857 के कारण का जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, जिसका बिगुल फूका गया था, उसका मुख्य क्रांति था कि कारण था कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य कारण बन गया था उस समय में। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये भी आपका एक कारण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमने राजनीतिक कारण पढ़ा जो 1857 की क्रांति के संदर्भ में था। क्लियर है, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण पढ़ा। तो सर जी अब आगे भी पढ़ाने वाले हैं क्या, यस आगे भी पढ़ाऊंगा, अगले क्वेश्चन को लेकर पढ़ाऊंगा, अगले क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। जैसे हमने बताया है ना, आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक धार्मिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856 से 57 के विरोध के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। देखो सबसे पहली बात कि जो आर्थिक कारण में भारत का आर्थिक शोषण जो है वो बढ़ने लगा था, बढ़ती निर्धनता, जो गरीबी थी वो बढ़ने लगी थी, हस्तशिल्प जो हाथ से बनाए जाते थे उसमें कमी आ गई थी, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा था धीरे धीरे, किसानों पर लगान का भारी बोझ पड़ने लगा था। तो ये सारे आर्थिक कारण जो थे ना 1857 की क्रांति के बिगुल बजाए।
इसके अलावा जब हम लोग देखेंगे सोशल रिलीजियस जो काउज था, सामाजिक धार्मिक कारण थे, उसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार पर बल दिया गया। कुरीतियों को समाप्त करने वाली नीतियों से आशंका जो था उस पर ध्यान दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित होना और नस्लीय भेदभाव की नीति, ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला है, इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। बिल्कुल सही है। इसमें सिपाहियों के वेतन को कम कर दिया गया था, ये भी सही है। इसने ब्राह्मणों और राजपूतों जैसे उच्च जाति के हिंदुओं में से ही भर्ती को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, सबसे पहली बात क्या, पॉइंट को समझना, पॉइंट समझना क्या होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर, बताएंगे आप लोग जल्द। जल्दी से बताएंगे भाई। चलो बताए कोई, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओगे क्या क्या हो सकता है इसका कारण। देखो, इसमें से जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, जब आर्थिक कारण पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका इसका आंसर आ जाएगा। आर्थिक कारण में क्या दिया हुआ है, देखो, भारत का आर्थिक शोषण अभी हमने बताया था हो रहा था, बढ़ती निरंतरता, गरीबी जो है यहाँ बढ़ गई थी, ये भी हो रहा था, हस्तशिल्पों का ह्रास यानी कमी देखने को यहाँ भी मिली, भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन यहाँ होने लगा था। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उद्योग जो है काफी ज्यादा स्थापित हो गए थे। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बता दो आप लोग कि अगर पूछेगा कि औद्योगिक जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हमारा सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। क्यों भाई साहब, क्यों हुई थी यहाँ पर इंग्लैंड या ब्रिटेन में? क्योंकि हमने बताया था क्योंकि इनका उपनिवेश जो था ना, कॉलोनीज जो थे वो सबसे अधिक थे, और कॉलोनीज अधिक होने से कच्चे माल की आपूर्ति क्या होती थी, ज्यादा हो जाती थी, और ये कच्चे माल की आपूर्ति होने के कारण ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। तो भारतीय वस्त्र उद्योग का धीरे धीरे क्या हो गया, इसके कारण पतन होने लगा, ठीक है, और किसानों पर लगान की क्या हो गई, भारी बोझ पड़ने लगी। तो ये थी आपकी आर्थिक कारण। दूसरा है सामाजिक धार्मिक कारण में क्या था, कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार पर बल दिया गया। बिल्कुल सही है। जो भी, चूंकि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था कि वैदिक काल था, हिंदुओं का काल था, मिडिवल हिस्ट्री में कौन आ गया, मुसलमानों का काल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन आ गया, ईसाई मिशनरियां आने लगी, और ये ईसाई मिशनरियां जो है अपने धर्म प्रचार प्रसार करने में लग गई, कैथोलिक चैरिटी वगैरह को बढ़ाना शुरू कर दी। कुरीतियों को समाप्त करने वाली नीतियों से आशंका, मतलब कि इस समय में जो भी व्याप्त कुरीतियां था, जैसे सती प्रथा चल रहा था, बाल विवाह चल रहा था, विधवा विवाह चल रहा था, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां थी, उन सारे सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के पर्पज से यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसे इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपने पढ़ा होगा, केशव चंद्र सेन वगैरह के बारे में, और भी बहुत सारे महापुरुषों की चर्चा की होगी आपने, कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का पारित होना और नस्लीय भेदभाव की नीति। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1857 के विद्रोह में कृषकों को भाग लेने का मुख्य कारण क्या था, बताएंगे। कृषक का जो भाग लिए थे 1857 में, उसका कारण क्या था, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। साधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश की कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति के लाभार्थी में संतुष्ट नहीं थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से क्या होगा आंसर।
पता है कृषकों का भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? कृषक क्यों भाग लिए थे? असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, या उच्च राजस्व का मांग तो हो ही रहा था भाई साहब, जिसके कारण क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हो रही थी। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया था। ए भी सही है, बी भी सही है। और पूछ रहा है नई राजस्व नीति के लाभार्थी संतुष्ट नहीं थे, ये भी आपका कई हद तक सही है, यानी उपयुक्त डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगला चलते हैं, 1857 के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? पहला है ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार करना, है ना, ये तो था ही, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी काफी हद तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बताया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड था, ये भी आपका सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 केशव चंद्र सेन, ये भी सही है, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सभी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। सभी लोग डी मार रहे हो? फटाफट डी मारेंगे फटाफट सभी लोग। अच्छा आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है आपका, है ना, कि विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? कौन सा ऐसा कारण था? तो पहला, ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। यस, अभी हमने बताया कि ईसाई मिशनरियां जो यहाँ आई थी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गई थी, तो निसंदेह रूप से इसका आंसर जो है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां होगी। दूसरा बोल रहा है भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, ये तो नहीं है। मंदिर मस्जिद से संलग्नित माफी यानी खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं मिलिट्री रीजन क्या था, सैन्य कारण क्या था। तो भारत और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात, यस, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भारत और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात किस रूप में बांटा गया था, और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को निम्न स्तर तक रखा जाना, 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित करना और समुद्र पार जाने से मना करना, ये सारे कारण क्या थे? सैनिक कारणों में से एक थे। जैसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि 1857 के दौरान किसानों को किस रूप में भारी करों का भुगतान करना पड़ता था, ये तो आप आंसर बता सकते हो। तो ये कर होता था कौन सा? भूमि कर। कौन सा? भूमि कर। तो किसानों को भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। अच्छा, तत्कालिक कारण अगर बताएगा तो अभी हमने बताया था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना था ना, तो इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया, जो शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। और कारतूसों में किसका? गाय का। किसका? सुअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह उड़ा दी गई। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल की गई थी कब? जल्दी से बताएंगे। दिसंबर 1856 में। है क्या ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो क्या होगा तत्कालिक कारण? यस, चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सभी लोग रेडी हो? बुलालालू शकलालू जल्दी से बताओ, सभी लोग रेडी हो? चलो भाई साहब जल्दी से बता दो, क्या सभी लोग रेडी हैं? कमेंट कर देंगे 7। चलो भाई जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा करंट को हम लोग थोड़ा देख ले। करंट में पहला प्रश्न है आपका, देखो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और ये मिसलेनियस हमने बनाया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर VTANB जो है विमान हादसे के बाद चर्चित ब्लैक बॉक्स को सबसे पहले किस देश ने अपनी फ्लाइट में लागू किया था? चलो भैया बता दो जल्दी से क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है इसका, आप चाहे तो बता सकते हैं। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बताइए आंसर, बताइए दोस्त जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सभी का आंसर आ रहा है क्या? 1857 कल भी होगा। 1857 पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 दिन फेज में होगा। 1857 पूरा चीज बता देंगे आप लोग को। आज हमने हल्का सा चीज बारीकी से बताया कि उसका कारण क्या था, कल पूरे तथ्यों पर बात करेंगे, फिर टेंशन ना ले। यस, इंग्लैंड मार रहे हैं, गलत हो जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। भारत में एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसको बोलते हैं VTANB विमान 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, कहां पर? तो मेरे भाई याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई
पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ये डेट था कब? 12 जून का। ये डेट था कब का? 12 जून का। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। इसके बाद 13 जून को अहमदाबाद दुर्घटना स्थल पर जो दुर्घटना हो गई उस स्थल से एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। और आमतौर पर एक विमान में 2 ऐसे बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं भाई साहब? 2 बॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बॉक्स होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको हम लोग करते हैं FDR। तो भाई साहब आप लोग बोलते रहेंगे FDR लिखेंगे वहां। FDR का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं CVR। तो 2 भागों में बांट दिए, एक FDR और एक CVR। FDR क्या है भैया? तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। और वहीं CVR क्या है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। ब्लैक बॉक्स एक बोल सकते हैं आप कि फ्लाइट रिकॉर्डर है। जो ब्लैक बॉक्स होता है, अगर आपसे पूछेगा ये क्या है, तो ये फ्लाइट में होने वाला रिकॉर्ड को दिखाता है कि भैया क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो फ्लाइट में होने वाला रिकॉर्ड को दिखाता है। क्लियर है? जब आपको बता दे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1950 के दशक से हुई थी। अगर इसकी शुरुआत अगर पूछेगा स्टार्ट कब से हुआ, तो 1950 के दशक से। ब्लैक बॉक्स एक फ्लाइट रिकॉर्डर था जिसकी शुरुआत 1950 के दशक से हुई थी। और 1963 में जो बता रहा हूं ध्यान देना, एकदम पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। 1963 में 2 गंभीर विमान जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम बोले? ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट रिकॉर्ड को अनिवार्य कानूनी आवश्यकता बनाने वाला पहला देश बन गया था। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और इस बॉक्स में एक फिल्म लगातार चलती रहती है, जिसे किसी भी प्रकाश को इसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। हालांकि नाम के विपरीत है, क्योंकि इस बॉक्स का रंग कैसा होता है आप लोग बता दो। देखते हैं किसमें कितना है दम। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इस ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। अभी हमने बोला कि प्रकाश रोकने के लिए बनाया गया है और इसका नाम रखा गया ब्लैक बॉक्स। और आपको हमने बताया कि इस ब्लैक बॉक्स का जो बाहरी रंग होता है वो किस रंग का होता है। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे फटाफट, जल्दी से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हुला लालू सकलालू। जल्दी से बताएंगे। ऑरेंज। मंटू कुमार ने जवाब दिया है, क्या बात है। श्रुति मिश्रा ने भी जवाब दिया, बहुत अच्छा। तो ये देखो भाई, इसका कलर जो होता है ना भाई साहब, इसका कलर कैसा होता है? नारंगी कलर होता है। कैसा होगा? नारंगी होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। बहुत सारी जानकारियां आपको दे दिया हूं, इसके अलावा और भी जानकारियां आपको मिलते रहेगी। अगला प्रश्न अहमदाबाद में उसी से जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया विमान यस हादसे में बीजेपी नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री यस, और जिसका नाम था विजय रूपानी, क्या नाम बताया? विजय रूपानी की भी मौत हो गई। वे किस अवधि में गुजरात के मुख्यमंत्री थे? नॉर्मल क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर 3-4 प्रश्न को जोड़कर आपको 5-6 प्रश्न दे दिया। पहला कि अभी जो घटना घटी थी कहाँ? अहमदाबाद, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में घटा था। दूसरा, कौन सा ये विमान का नाम था? एयर इंडिया विमान था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इसमें कहाँ के नेता थे? इस पार्टी के बीजेपी के नेता थे, नंबर 3। और क्या बोला? कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उस मुख्यमंत्री का नाम क्या था? 5वां क्वेश्चन है विजय रूपानी। देख रहे हो भाई? देख रहा है विनोद? तो ये विजय रूपानी की भी मौत हो गई, और वो मौत हो गई तो वे किस अवधि में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे? तो भैया सिविल सर्विस का ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, आपके पास क्वेश्चन आपके पास है, फटाफट बताएंगे। सभी लोगों का जवाब आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2016 से 2021 के बीच विजय रूपानी की जो मृत्यु हो गई, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे वो 2016 से 21 के दरमियान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट अभी हाल ही फिलहाल में एक अभ्यास हुआ है। किस देश का अभ्यास है ये? बताएंगे फटाफट, जल्दी से बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये 31 मई से 13 जून, लिख लेना भाई साहब, 31 मई से 13 जून 2025 तक ये घटी है घटना। क्लियर है? मंगोलिया का एक जगह है उलान बटोर, एक जगह है मंगोलिया का जगह है। इस मंगोलिया का जगह का नाम क्या है मेरे भाई? उलान बटोर। लिखते चलना, उलान बटोर। मंगोलिया का जगह का नाम क्या है? उलान बटोर। इसमें आयोजित किया गया है। और आपको बता दें कि यह भारत और मंगोलिया से संबंधित है। सभी लोग आंसर मार रहे बी, फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, एकदम शेर शेरनियों दहाड़ जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, एकदम छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो भारत मंगोलिया संयुक्त
सैन्य अभ्यास जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट, इसका 17वां संस्करण हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा, कैवां संस्करण मेरे भाई? तो 17वां संस्करण जो है ना, ये आयोजित किया गया था। क्लियर है? जो 31 मई से 13 जून, अब इसको याद करने में और अच्छा हो जाएगा भैया। 3 1 यहां दिख रहा है, इसको पलटी कर दो, 1 3 हो गया, है ना, बड़ा मजेदार। तो 31 मई 13 जून, 31 मई 13 जून, है ना। 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। यह भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इससे पहले 2024 का संस्करण भी हुआ था उमरोई में। 2024 कहां पर हुआ था भाई? उमरोई में। और उमरोई कहां पर है बता दीजिएगा ना, तो डेयरी मिल्क मिल जाएगा आपको। जल्दी से बता दो कहां पर है, नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा, डेयरी मिल्क देने से बच जाएंगे भाई। तो मंगोलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? मंगोलिया हो जाएगा भाई, मेघालय हो जाएगा भाई। मेघालय का है कौन? तो एक जगह का नाम हमने बताया, उमरोई। उमरोई कहां पर? ये 2024 में हुआ था मेघालय में। बोलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? फटाफट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। ठीक है दोस्त, एकदम एवरीडे रात को 9 बजे आ जाना है। करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा धज्जी करना है, एक भी प्रश्न ना छूट पाए। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको देखते ही बनेगा कि भाई साहब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड के साथ है। किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉथन कोड नाम से सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू किया है? पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है आपके पास ईरान, तीसरा है आपके पास भारत, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, क्या नंबर होगा? फटाफट जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाथन एकदम फटाफट बताओगे भाई कौन? जल्दी से। ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का इजराइल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। तो देखो, इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। और इसका जवाब कार्रवाई में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ऑपरेशन, देखो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर से भी घुमा के पूछेगा, इधर से भी पूछेगा। राइजिंग लायन तो यहां से पूछ देगा। और ईरान ने किया था कौन? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसके द्वारा? तो भाई साहब ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा किया गया था। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है आपका, किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता है? जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? चलो भाई फटाफट कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे, लास्ट है आपका, फटाफट बताओगे क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ, किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता है? कौन होगा आंसर? बी आ रहा है आंसर। क्या बात है, क्या बात है, साउथ अफ्रीका। गर्दा उड़ा दिए दोस्त, एकदम सही है, दक्षिण अफ्रीका विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग का सेशन जो है, इसी तरह 15 क्वेश्चन हमने करा, जो मॉडर्न हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 1857 की क्रांति से रिगार्डिंग, और दूसरा हमने जो अभी जो विमान दुर्घटना हुआ था, और कुछ जो सैन्य ये थे सैन्य अभ्यास जो थे, और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे। और कल फिर 1857 की क्रांति का बिगुल फूकने के लिए आएंगे, आग लगाने। कितने बजे? 9 बजे से। याद रखना, एवरीडे हर शाम को रात्रि बेला आपकी नींद को खराब करने के लिए, आपके रिजल्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से जोरदार 7 टाइप कर दे, क्योंकि अब आपके सामने थोड़ी देर में आने वाले हैं दोनों सर, रसगुल्ला वाले सर, और पॉलिटी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों छोड़ना मत, एकदम जितने दिन एग्जाम है ना, लगातार घसीट के पढ़ो, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ये पूरा गारंटी है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अगर सेशन अच्छा लगा हो जल्दी से कमेंट करके साथ लहा दो, क्योंकि सोनू सर आपके सामने एकदम आ गए हैं, हाजिर है। आइए सर, मोस्ट वेलकम है। बुला लालू शकला लू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग है। सारे लोग आ जाए। और मेरे दोस्त वही बात की कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी जोश उसी जुनून में हम लोग फिर से वही जोश में इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जल्दी से एक बार मुझे बता देना कि मेरी आवाज़ यदि जा रही है रसगुल्ला, तो एक बार जो है तुम्हारा 5 टाइप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग तक मेरी आवाज़ जा रही है। एम आई ऑडेबल? देन जल्दी से टाइप करो भाई साहब 5 ताकि हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को सभी को सभी को। और जल्दी से सब फटाफट सारे लोग को आ जाना है, चाहे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो चलिए, आवाज मेरी जा रही है तो बिना टाइम गवाए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और याद रखना मेरे भाई, रसगुल्ला आंसर आए या ना आए आंसर देते रहना है, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये रहा आप लोगों के सामने आज उस टॉपिक का बात करेंगे जिस टॉपिक से टॉप मोस्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन आता है। एक एक करके हम लोग पूरा लेके चलेंगे। आज हम लोग संविधान में एक चैप्टर आप लोग देखे होंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो संविधान के भाग 1 में बताया गया है। अभी क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी को देख लो। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किया गया है तुम्हारा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया या भारत सेल दैट इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा तुम्हारा मेरे भाई, अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या जो स्थापना किया जाएगा उसका चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। वही बात तुम्हारा अनुच्छेद 3 में करेंगे तो अनुच्छेद 3 कहता है जो नए राज्यों का निर्माण होगा या वर्तमान राज्यों में यदि कुछ परिवर्तन होता है किसी भी तरह से, वो तुम्हारा अनुच्छेद 3 में किया जाता है तुम्हारा। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो तुम्हारा संशोधन होगा, वो संशोधन कैसा होगा तुम्हारा, साधारण बहुमत से होगा, उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के दुनिया में और देखते हैं भाई साहब, खतरनाक रूप से एनालिसिस करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आंसर आते रहना चाहिए चाहे सही हो या गलत, रसगुल्ला आंसर आते रहना चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आराम से मारेगा फटाफट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है तुम्हारा, जो 20/7/2024 को हुआ था री एग्जाम। भाई साहब ऑप्शन ए कह रहा है कि के.एम. पनिक्कर, दूसरा कह रहा है हृदयनाथ कुंजरू, सी कह रहा है कि फजल अली, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर आते रहना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तुम्हारा सदस्य कौन कौन थे, जल्दी से चाहे सही हो या गलत मेरे भाई आंसर आते रहना चाहिए फटाफट। मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर आते रहना चाहिए। और देखो रसगुल्ला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरे के.एम. पनिक्कर तो था ही, हृदयनाथ कुंजरू भी था और फजल अली भी था, यानी ये तीनों सदस्य था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्या हो जाता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अच्छा, तुमसे यदि पूछेगा है हो बताएगा हमरा, यदि हम आपसे पूछे कि हमको ये बता दो, यदि हम आपसे ये पूछे कि फजल अली आयोग, यदि आपसे पूछेगा कि फजल अली आयोग जो है तुम्हारा रसगुल्ला, फजल अली आयोग यदि आपसे पूछेगा कि कब बना था, इसका गठन कब हुआ था, जल्दी से बताएगा कब हुआ था तुम्हारा, 1953 में। अच्छा, यदि आपसे पूछेगा कि फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, जल्दी से बताएगा। एक रसगुल्ला मेरे तरफ से, फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो कब दिया था तुम्हारा 1955 में। कब दिया था तुम्हारा 1955 में जो है तुम्हारा फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था। एक बात और बता दीजिए, यदि हम तुमसे पूछेंगे कि राज्य बनाने के लिए, जो राज्य बनाने के लिए तुम्हारा, जो राज्य बनाने के लिए या राज्य से संबंधित यदि आपसे पूछेगा कि राज्य से संबंधित तुम्हारा आयोग जो बना, राज्य निर्माण से संबंधित आयोग जो बना, वो कौन कौन सा आयोग बना था, यदि आपसे पूछेगा कि पहला कौन सा बना था, क्या बोलोगे, पहला जो तुम्हारा आयोग बना था वो कौन सा आयोग था तुम्हारा, धर आयोग था। कौन सा आयोग था तुम्हारा, धर आयोग। और धर आयोग आपसे पूछेगा कि कब बना था, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला, 1948। कब बना था तुम्हारा 1948। और पूछेगा धर आयोग का, यदि आपसे पूछेगा
पूछेगा कि धर आयोग का अध्यक्ष कौन था, तब क्या बोलेगा? एक मिठाई मेरे तरफ से। धर आयोग का अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो क्या बोलेगा? एसके धर था। कौन था तुम्हारा? एसके धर जो है तुम्हारा धर आयोग का अध्यक्ष था। अच्छा, यदि आपसे पूछेगा कि दूसरा राज्य निर्माण से संबंधित दूसरा आयोग कौन सा बना था, तो क्या बोलिएगा जल्दी से? जेबीपी समिति। कौन सा समिति तुम्हारा? जेबीपी समिति। और पूछेगा कि जेबीपी समिति कब बना था, तब क्या बोलिएगा? यदि जेबीपी समिति पूछेगा तब क्या बोलेगा? ये भी बना था तुम्हारा 1948 में। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये भी एक समिति बना था। और कब बना था तुम्हारा? 1948 में। कब बना था तुम्हारा? 1948 में। इस बात को ध्यान में रखना। और फजल अली आयोग कब बना था? 1953 में। रिपोर्ट कब दिया था तुम्हारा? 1955 में। क्लियर? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आराम से मारेगा, आराम से मारेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। और देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो देश को बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। जल्दी से बताएगा कि भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो देश को क्या बनाता है? एक गणराज्य बनाता है, एक संघ बनाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे आंसर हो या ना हो, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए, चाहे सही हो या गलत। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर आते रहना चाहिए मेरे भाई। क्या बनाता है तुम्हारा? और देखो जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी मारा ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी मारा, यानी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। यही बात तो अभी अनुच्छेद 1 में बताए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाता। क्या हो जाता तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अच्छा, यदि आपसे पूछेगा, यदि हम तुमसे पूछे कि हमको ये बता दो, आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई साहब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई। यदि तुमसे पूछेगा कि भाषा के आधार पर, बताएगा रसगुल्ला, भाषा के आधार पर यदि आपसे पूछेगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य, यदि आपसे पूछेगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा था, तब क्या बोलेगा? फटाफट हमको आंसर चाहिए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य था, क्या बोलेगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा था तुम्हारा? आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। अच्छा, तुमसे पूछ लेगा कि कब बना, तब क्या बोलेगा? जल्दी से बताएगा। यदि आपसे पूछेगा कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य कब बना, तब क्या बोलेगा? 1953 में बना था। कब बना था रसगुल्ला? 1953 में बना था। एक बात ध्यान में, यदि आपसे पूछेगा 1 नवंबर 1956 तक, यदि तुमसे पूछ दिया कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो क्या बोलिएगा? भारत में राज्यों की संख्या जो थी वो 14 थी। और वही आपसे पूछेगा कि यूनियन टेरिटरी कायगो था, केंद्र शासित प्रदेश कायगो था, तो क्या बोलेगा? केंद्र शासित प्रदेश 6 गो था। अच्छा, यदि तुमसे पूछेगा कि भारत का 15वां राज्य, जल्दी से बता दो। एक रसगुल्ला अभी आओ और अभी हम खिलाते हैं। भारत का 15वां राज्य जो है तुम्हारा वो कौन सा बना था? फटाफट बताएगा। भारत का 15वां राज्य कौन सा बना था, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? गुजरात बना था। कौन सा बना था तुम्हारा? गुजरात बना था। अच्छा, थोड़ा से पूछेगा कि गुजरात 15वां राज्य कब बना था, तब क्या बोलिएगा? ये बना था 1960 में। कब बना था तुम्हारा? 1960 में बना था। एक बताएगा, जल्दी से बताएगा। 16वां राज्य कौन सा बना था भारत का? बता दो भाई मेरे, आओ और अभी के अभी एक रसगुल्ला। 16वां राज्य भारत का कौन सा बना था, तो क्या बोलेगा? नागालैंड बना था। कौन सा बना था रसगुल्ला? नागालैंड जो है तुम्हारा 16वां राज्य बना था। और पूछेगा कब बना था, तब क्या बोलेगा? तब बना था 1963 में। कब बना था तुम्हारा? 1963 में है। एक और रसगुल्ला भाई साहब, 17वां राज्य बता दो। भारत का 17वां राज्य यदि तुमसे पूछेगा कि 17वां राज्य भारत का कौन सा बना था, तो क्या बोलेगा? फटाफट हमको आंसर चाहिए। कौन बना था तुम्हारा? हरियाणा बना था। कौन बना था मेरे भाई? हरियाणा बना था। और पूछेगा हरियाणा कब बना, तब क्या बोलेगा? 1966 में। कब बना था? 1966 में जो है तुम्हारा हरियाणा जो है तुम्हारा वो भारत का कैमा राज्य बना था, तो 17वां राज्य बना था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, तुम्हारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज कुछ अटपटा मिलेगा, जो क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है, मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आया है। जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आराम से मारेगा। कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? सिंपल सा देहाती भाषा में कि हमारा जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? चीन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, या एक से अधिक, या कोई नहीं? जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। चाहे सही हो या गलत मेरे भाई, आंसर आते रहना चाहिए। और देखो जो भी तुम्हारा इंग्लैंड कह रहा है ना, जो भी तुम्हारा इंग्लैंड कह रहा है मेरे भाई,
बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा जल्दी से बता दो, एक रसगुल्ला अभी के अभी फटाफट बताएगा। यदि हम आपसे पूछेंगे कि भारत में जो एकल नागरिकता है, कौन है तुम्हारा एकल नागरिकता, यदि तुमसे पूछेगा कि एकल नागरिकता कहां से लिया गया, तब क्या मारेगा रसगुल्ला? तब भी मारेगा ब्रिटेन से। यानी कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। यदि तुमसे पूछेगा, हमको बताएगा, यदि आपसे पूछेगा द्विसदनवाद, यदि आपसे पूछेगा कि द्विसदनवाद कहां से लिया गया है, तब क्या मारेगा? तब यो मारेगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड से। यदि तुमसे पूछेगा, जल्दी से बताएगा, यदि आपसे पूछेगा विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, आपसे पूछेगा विधि का शासन, यदि तुमसे पूछ दिया कि विधि का शासन कहां से लिया गया, तो जल्दी से बताएगा विधि का शासन कहां से लिया गया मेरे भाई? विधि का भी शासन कहां से लिया गया तुम्हारा? ब्रिटेन से। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, जल्दी से बताएगा, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तब क्या मारिएगा? फटाफट बताइएगा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तब क्या मारिएगा? ये लिया गया अमेरिका से। कहां से लिया गया रसगुल्ला? अमेरिका से लिया गया। यदि तुमसे पूछेगा, अपना बताओगे, यदि तुमसे एक क्वेश्चन और हम पूछ दे, आपसे पूछ देगा कि प्रस्तावना जो है तुम्हारा, प्रस्तावना कहां से लिया गया, तब क्या बोलिएगा? तो प्रस्तावना भी जो लिया गया मेरे भाई अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन तुमसे ये पूछ दिया कि प्रस्तावना की भाषा, जल्दी से बताएगा, ये क्वेश्चन बता दो, अभी मिलो, अभी के अभी एक रसगुल्ला। ये हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताएगा कि प्रस्तावना का जो भाषा है, ये वाला जो अवधारणा है, ये किस देश से लिया गया, तो क्या बोलिएगा? प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया से जो है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से जो है तुम्हारा क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा का जो है तुम्हारा अवधारणा लिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा यदि हम तुमसे पूछे हो, यदि हम तुमसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन हमको बता दो, और ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये तुमको पता है, मुझको भी पता है, लेकिन आंसर तुम लोग दोगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, जल्दी से बता दो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव यदि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव का अवधारणा जो है ये कहां से लिया गया, फटाफट बताएगा। राष्ट्रपति का चुनाव यदि तुमसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा मेरे भाई? तो राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां से लिया गया रसगुल्ला? आयरलैंड से जो है तुम्हारा राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन थोड़ा से पूछ देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यदि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, जल्दी से बताएगा फटाफट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मुझे पता है कि आंसर तुमको आ रहा है और मुझे यह भी पता है कि आंसर आराम से दोगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछेगा कि यह कहां से लिया गया, तब क्या बोलिएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया रसगुल्ला? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया तुम्हारा? अमेरिका से लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्या कहता है। हमारा मस्त क्वेश्चन है, चौथा देखो, मस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इसमें दिक्कत होने वाला आप लोगों को नहीं है। कह रहा है कि देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित है? आराम से बताएगा कौन सा अनुसूची है जो राज्य का नाम और उसका क्षेत्र के बारे में बताता है। तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची, पहला अनुसूची, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएगा, आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई साहब, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई, और यूं ही जय जय कार नहीं होती। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज भाई मेरे दिक्कत होगा। जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और देखो, ना 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 हो करे जा, एक सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहला हो जाएगा, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला अनुसूची जो है तुम्हारा वो क्या कहता है? वो तुम्हारा राज्य के नाम और उसके आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा जल्दी से हम तुमसे पूछे, जल्दी से हमको बताएगा, यदि तुमसे पूछेगा कि मूल संविधान में, यदि आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में, यदि आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूची कितना था, तो क्या बोलेगा? मूल संविधान में अनुसूची पूछेगा कै गो था, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? 8 गो। यदि लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में, यदि आपसे पूछेगा कि वर्तमान में अनुसूची कै गो है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई? 12 गो। कै गो है रो? 12 गो। कै गो? 12 गो। कै गो? 12 गो। अच्छा दूसरा अनुसूची यदि तुमसे पूछ देगा कि दूसरा अनुसूची किससे संबंधित है, तो क्या बोलेगा? भाई साहब, संवैधानिक पद वाले जो लोग हैं उसके वेतन भत्ता का जो बात है तुम्हारा, वो किस अनुसूची में है? दूसरा अनुसूची में। जल्दी से बताएगा। यदि आपसे तीसरा अनुसूची पूछेगा कि तीसरा अनुसूची में क्या है तुम्हारा, तो क्या बोलेगा? तीसरा
अनुसूची में उसके द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो तीसरा अनुसूची में है। जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन और भाई मेरे, एक क्वेश्चन और बोलेगा कि भाई साहब यदि तुमसे पूछेगा कि चौथा अनुसूची में क्या है तो क्या बोलेगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या बोलेगा रसगुल्ला? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यदि आपसे पूछेगा कि सीटों का आवंटन, यदि आपसे पूछ लिया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये क्या अनुसूची में है तो क्या बोलेगा? चौथा अनुसूची में। अच्छा एक क्वेश्चन और बताएगा क्या? मस्त क्वेश्चन दे रहे हैं और हमको पता है कि इसका आंसर तुम लोग दे देगा। यदि आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में काय गो सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जल्दी से बताएगा। यदि आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, फटाफट बताएगा। 11 है तो 1 दबाओ, 12 है तो 2 दबाओ और 13 है तो 3 दबाओ। जल्दी से दबाओ तो मेरे भाई। यदि तुमसे पूछेगा कि राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्यों को किया जाता है, 11 12 13, 11 है तो 1 दबाओ, 12 है तो 2 दबाओ, 13 है तो 3 दबाओ। जल्दी से फटाफट बताएगा। और देखो मेरे भाई जी कितने हो गए तुम्हारा? 12 सदस्य मनोनीत करता है तुम्हारा। अच्छा मनोनीत कौन करता है? यदि तुमसे पूछेगा कि मनोनीत कौन करता है तो क्या बोलेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में क्या करता है तुम्हारा? मनोनीत करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो आगे क्या कह रहा है तुम्हारा। 5वां नंबर क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ये रहा और 5वां नंबर क्वेश्चन आराम से मारेगा कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग कह रहा है? सरकारिया आयोग कह रहा है, जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति के अधिकार दिया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया। सिंपल सा देहाती भाषा में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया। सिंपल सा, छोड़ो क्वेश्चन को, बस ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1983 में, 1984 में, 1985 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएगा कि सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया। हम इसका आंसर बता नहीं रहे, आपको आंसर बताना है कि सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था। जल्दी से बताएगा फटाफट। मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर आते रहना चाहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए। और देखो रसगुल्ला देखो फंस रहा है यार, फंस रहा है। जो भी तुम्हारा 1984-85 वाला है ना रे पगला है, अपना रिपोर्ट दिया था ये 1988 में। तो एक सही आंसर क्या हो जाता मेरे भाई? एक सही आंसर हो जाता उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1988 में दिया था रसगुल्ला। भाई साहब यदि तुमसे पूछेगा, अब ये हम बता देते हैं, कान खोल के सुन लो। यदि तुमसे पूछेगा कि सरकारिया आयोग बना कब, यदि आपसे पूछेगा और क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई सरकारिया आयोग बना कब, तो सरकारिया आयोग कब बना रसगुल्ला? तो 1983 में। कब बना तुम्हारा? 1983 में। और यदि आपसे पूछेगा कि सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो रिपोर्ट कब दिया था? 1988 में। कब दिया था तुम्हारा? 1988 में दिया था। अच्छा तोरा से पूछ लेगा कि सरकारिया आयोग में कितने सदस्य थे, तो क्या बोलिएगा? सरकारिया आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे तुम्हारा? 3 सदस्य थे। एक तो तुम्हारा आर.एस. सरकारिया था। कौन था तुम्हारा? एक तुम्हारा आर.एस. सरकारिया था, यानी रंजीत सिंह सरकारिया था मेरे भाई। दूसरा व्यक्ति का नाम सुन लो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है तुम्हारा? तो वी शिवरामन। कौन है तुम्हारा? वी शिवरामन जो है मेरे भाई ये दूसरा व्यक्ति था तुम्हारा। अच्छा एक व्यक्ति और था, जो तीसरा व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? डॉक्टर एस.आर. सेन। क्या नाम था तुम्हारा? डॉक्टर एस.आर. सेन जो थे तुम्हारा, डॉक्टर एस.आर. सेन जो थे तुम्हारा, वो तीसरा सदस्य था। अच्छा थोड़ा से यही पूछेगा, यदि आपसे पूछेगा कि किस आयोग के कहने पर अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया था, तो सरकारिया आयोग के कहने पर जो है मेरे भाई अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया था। रसगुल्ला ध्यान में रखना है, आपसे पूछेगा कि अंतरराज्यीय परिषद, यदि आपसे पूछेगा कि अंतरराज्यीय परिषद, यदि तुमसे पूछ लिया कि किस आयोग के कहने पर बनाया गया था, तो रसगुल्ला क्या बोलेगा? सरकारिया आयोग है। एक क्वेश्चन पूछेगा और ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 263 में। किस में किया गया तुम्हारा? अनुच्छेद 263 में। अच्छा थोड़ा से इहो तो पूछ सकता है, यदि आपसे पूछेगा कि अंतरराज्यीय परिषद जो है तुम्हारा, वो अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना, पहला जो अंतरराज्यीय परिषद बना था उसका स्थापना कब हुआ था, तो क्या बोलेगा?
28 मई 1990 को। कब हुआ था? 28 मई 1990 को प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएगा। अंतरराज्यीय, यदि प्रधानमंत्री होता है तो 1 दबाव, और यदि राष्ट्रपति होता है तो 2 दबाव। जल्दी से दबाओ तो मेरे भाई। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष आपसे पूछेगा कौन होता है? यदि प्रधानमंत्री होता है तो 1 दबाव तुम्हारा, और यदि राष्ट्रपति होता है तो 2 दबाव। जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से हमको आंसर देगा कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है तो 1 दबाव, और भाई साहब राष्ट्रपति होता है तो 2 दबाव। तो ध्यान में रखना है रसगुल्ला, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है तुम्हारा? प्रधानमंत्री होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्या कर रहा है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तगड़ा क्वेश्चन है, और देखो क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया ना? हो। चल मेरे भाई चल 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो रसगुल्ला। आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हार नहीं मानना है मेरे भाई। और देखो क्या कर रहा है। कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? प्रस्तावना है, और मुझे पता है कि प्रस्तावना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3-4 क्वेश्चन तो हम कल आपको दिखाएंगे प्रस्तावना से क्वेश्चन। और जल्दी से बताएगा कि प्रस्तावना के बारे में निम्न से कौन सा सही तथ्य है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना में संविधान के निर्वचन यानी तुम्हारा इंटरप्रिटेशन में सहायक होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएगा प्रस्तावना जो है संविधान का, उसका क्या रोल है, उसका क्या तथ्य है, आपको सही ढूंढना है। जल्दी से बताएगा। और देखो क्या बात है मेरे भाई, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, और जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ना, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक मार रहा है रसगुल्ला, बिल्कुल सही बात मार रहा है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का सही में भाग है, प्रस्तावना में संशोधन योग्य है और संशोधन किया भी गया है, और प्रस्तावना को किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब जल्दी से हमको बताएगा। अब मैं चेक करता हूं भाई साहब, अब आते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। जल्दी से बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना में, यदि तुमसे पूछ लिया रसगुल्ला कि प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, फटाफट बताएगा। संशोधन करने का अधिकार यदि आपसे पूछेगा प्रस्तावना में किसके पास है, जल्दी से बताएगा, फटाफट बताएगा। कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है रसगुल्ला? संसद को जो है तुम्हारा प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, यदि तुमसे पूछे यदि हम तुमसे पूछे कि प्रस्तावना को, यदि तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, यदि आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, तो क्या बोलिएगा फटाफट? तो क्या बोलेगा मेरे भाई? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था तुम्हारा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो है तुम्हारा वो क्या कहा तुम्हारा? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। जल्दी से बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, यदि आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, जल्दी से बताए एक रसगुल्ला अभी मेरे तरफ से कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो क्या बोलिएगा? पालकी वाला ने। क्या? किसने? N.A. पालकी वाला जो है तुम्हारा, इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा तुम्हारा? परिचय पत्र कहा। यदि तोरा से पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान का कुंडली किसने कहा, जल्दी से बताएगा। प्रस्तावना को संविधान का कुंडली किसने कहा, तो क्या बोलेगा मेरे भाई? K.M. मुंशी ने। किसने कहा था तुम्हारा? K.M. मुंशी जो है रसगुल्ला, K.M. मुंशी जो है, इन्होंने तुम्हारा प्रस्तावना को जो है तुम्हारा संविधान का कुंडली कहा। और एक सबसे मस्त क्वेश्चन कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा? कुंजी मतलब समझ रहे हो, ताला चाबी जो होता है ना, चाबी को कुंजी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा, तो क्या बोलेगा? अनरेस्ट बारकर ने। किसने कहा तुम्हारा? अनरेस्ट बारकर जो है तुम्हारा, इन्होंने संविधान प्रस्तावना को जो है तुम्हारा संविधान का कुंजी कहा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े हो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो तुम्हारा आगे क्या कह रहा है तुम्हारा 7वां नंबर क्वेश्चन, आराम से मारेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मस्त क्वेश्चन है, मलपुआ क्वेश्चन है। इहो यदि नहीं आया तो मतलब समझ लीजिए दिक्कतें वाली बात है। फटाफट बताएगा कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से
कोई नहीं, फटाफट चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और देखो जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी मार रहा होगा ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी मार रहा है यानी राजेंद्र प्रसाद मार रहा है रसगुल्ला, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अच्छा यदि हम आपसे पूछे कि हमको ये बता दो, यदि तुमसे हम पूछेंगे कि हमको ये बता दो फटाफट संविधान सभा का, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए संविधान सभा का प्रथम बैठक, यदि आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है वो कब हुआ था, तो क्या बोलेगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पूछेगा। कहां पे हुआ था, क्या बोलेगा? तो कहां पे हुआ तुम्हारा? नई दिल्ली में। कहां पे हुआ था रसगुल्ला? नई दिल्ली में जो है तुम्हारा संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। थोड़ा से यो पूछ सकता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। यदि आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो क्या बोलेगा? फटाफट बताएगा कौन बना था रे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बना थे तुम्हारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है तुम्हारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के प्रथम जो है अध्यक्ष बने थे, लेकिन अस्थाई बने थे या अस्थाई, तो क्या बोलेगा? अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे तुम्हारा? अस्थाई अध्यक्ष बने थे। और रसगुल्ला पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बना था, तो वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो क्या बोलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा इहो डेट पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे ये कब बने थे, तब क्या बोलेगा? तो 11 दिसंबर 1946। कब बने थे तुम्हारा? 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे। एक क्वेश्चन हमरा बता दे, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से फटाफट बताएगा, जल्दी से बता देगा, जल्दी से बता देगा हमरा कि संविधान सभा का या संविधान का तुम्हारा, संविधान सभा का या संविधान का तुम्हारा संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? फटाफट बताएगा। एक क्वेश्चन, एक रसगुल्ला, संवैधानिक सलाहकार जो है रसगुल्ला वो किसको बनाया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यदि तुझसे से पूछेगा कि किसको बनाया गया था, तो क्या बोलेगा? बी.एन. राव को। किसको बनाया गया था तुम्हारा? बी.एन. राव को जो है तुम्हारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। क्लियर ना है? हो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्या कर रहा है तुम्हारा। आगे ये रहा तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन और आराम से मारेगा, फटाफट मारेगा। देखो मस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीआरई का। देखो क्या कर रहा है, कर है कि भारत में तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि का शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आराम से मारेगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में तुम्हारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आराम से मारेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है भारत में पहली बार कब हुआ था? क्वेश्चन आराम से मारेगा फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब बी भर दिया है। देखो हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथ रुका तो मतलब समझ लो रिजल्ट रुका, हाथ नहीं रुकना चाहिए। और कहते हैं ना कि खूब जमेगा रंग जब हमारा आपका और इस सेशन का रहेगा संग, तो हड़बड़ाना नहीं चला। जो वादा है वो वादा पूरा होगा और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसलिए डटल रहेंगे, चिंता मत करना चाहिए। 1 बजे 2 बजे 4 बजे सुबह तक करते रहेंगे। काहे कि तुमसे हम है, हमसे भी तुम है, लेकिन तुमसे भी हम है, इतना ध्यान में रखना। और देखो जो भी 1909 कह रहा है ना, जो भी 1909 कह रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। मॉर्ले मिंटो सुधार में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुआ था। अच्छा यदि आपसे पूछेगा, यदि हम तुमसे पूछे क्या, यदि हम तुमसे पूछे, फटाफट आंसर आते रहना चाहिए, हाथ नहीं रुकना चाहिए। यदि आपसे पूछेगा कि भारत में, यदि आपसे पूछेगा कि भारत में रसगुल्ला, कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का, यदि आपसे पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से एक रसगुल्ला मेरे तरफ से निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तब क्या बोलेगा? जल्दी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा यदि थोड़ा से पूछेगा कि भाई साहब किस अधिनियम में, पहली बार 1909 के अधिनियम में ही तुम्हारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी तुम्हारा। अच्छा यदि आपसे पूछेगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1909 में किसके लिए हुआ था तुम्हारा? यदि हिंदू के लिए हुआ था तो 1 दबा दो मेरे भाई, और यदि मुस्लिम के लिए हुआ था रसगुल्ला तो 2 दबा दो। फटाफट बताएगा। यदि सांप्रदायिक निर्वाचन हिंदू के लिए हुआ था तो 1 दबाना है, और मुस्लिमों के लिए हुआ था तो 2 दबाना है, और
और मेरे भाई किसके लिए हुआ था? मुस्लिमों के लिए हुआ था तुम्हारा। और ये भी किस अधिनियम में था? 1909 के अधिनियम में था। कौन सा अधिनियम था? 1909 के अधिनियम में था। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछेगा, यदि तुमसे पूछेगा कि वायसराय के, यदि आपसे पूछेगा कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में, यदि आपसे पूछेगा कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में जाने वाला, परिषद में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो क्या बोलेगा? प्रथम भारतीय। यदि आपसे पूछेगा कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो क्या बोलिएगा? जल्दी से बताएगा फटाफट से। क्या बोलेगा मेरे भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था तुम्हारा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है तुम्हारा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय के कार्यपालिका परिषद में जाने वाला प्रथम भारतीय था। और वो भी किस अधिनियम में गया? तो 1909 के अधिनियम में। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन देखेगा, आराम से मारेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग पढ़ा होगा। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहना सही बात है कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना में, प्रस्तावना का एक भाग है। और इसको कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन के बाद, 42वां संविधान संशोधन के बाद, जिस समय लागू हुआ था उसी समय, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? क्वेश्चन ये कह रहा है जिस समय था उस समय ही, या 42वां संविधान में, या 44वां संविधान संशोधन में, या कोई नहीं, या एक से अधिक। जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर। और देखो मेरे भाई, जो भी 42वां मार रहा है ना रसगुल्ला, जो भी 42वां मार रहा है बिल्कुल सही मार रहा है तुम्हारा। और एक बात ध्यान में रखना है, थोड़ा से पूछेगा, अभी तुरंत हम बताए थे, ध्यान में रखना है। प्रस्तावना में यदि आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में जो है तुम्हारा संशोधन एक बार हुआ है और वो कमा हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बोलेगा इसमें कितना शब्द जोड़ा गया था, तो 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला कौन सा तुम्हारा? तो पहला समाजवाद जोड़ा गया था। दूसरा पूछेगा कौन जोड़ा गया था, तो क्या बोलेगा? दूसरा तुम्हारा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। और तीसरा बोलेगा रसगुल्ला कौन सा जोड़ा गया था, तो अखंडता जोड़ा गया था, मतलब इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि तुमसे पूछेगा, है वो जल्दी से बताएगा, एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो। प्रस्तावना में यदि तुमसे पूछेगा न्याय काय प्रकार का है, फटाफट क्या बोलेगा? प्रस्तावना में न्याय काय प्रकार का दिया, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रस्तावना में न्याय काय कितना प्रकार का, तो क्या बोलेगा? 3 प्रकार का। पहला कौन सा मेरे भाई? पहला तुम्हारा सामाजिक न्याय है, दूसरा तुम्हारा आर्थिक न्याय है रसगुल्ला, और तीसरा तुमसे पूछेगा तो राजनीतिक न्याय है। कौन सा न्याय है? राजनीतिक न्याय। तो है एक जल्दी से बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितना प्रकार का दिया गया है, तो क्या बोलेगा? 5 प्रकार का। क्या प्रकार का दिया गया है? 5 प्रकार का। यदि तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना में समता कितना प्रकार का दिया गया है रसगुल्ला, यदि तुमसे पूछेगा कि समता का प्रकार का दिया गया है, तो क्या बोलेगा? 2 प्रकार का। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर का। और स्वतंत्रता 5 प्रकार का, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन इसी से बन गया। एक क्वेश्चन बताएगा फटाफट। देखो मेरा एक गो रहता है, टॉपिक पर है तो पूरा टॉपिक को उधार दे, कहीं रखने वाला न है। जब तक कहते हैं कि जब तक तुम रहेगा और हम रहेंगे कुछ छूटने वाला न है। जल्दी से बताएगा, एक क्वेश्चन बता दो, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है? प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो रसगुल्ला ये किस केस में कहा गया? एक जल्दी से बताएगा, बता दो। और कल हमसे आके मिलो, कल पक्का एगो रसगुल्ला। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में कहा गया, ये तुम लोग बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत हो। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बिहार वाले पे, और देखो बिहार का क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ये रहा। आराम नहीं, सॉरी, एगो क्वेश्चन और देख लो तुम्हारा क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? केशवानंद भारती केस। क्या बात है मेरे भाई, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि तुम्हारा प्रस्तावना संविधान का भाग है। बहुत बढ़िया तुम्हारा। अब हम कोई 10वां नंबर
क्वेश्चन बताएगा 10वां नंबर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस संविधान के किस अनुसूची में, छोड़ो उतना, कह रहा है 4 गो राज्य है ना हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उससे संबंधित अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र का प्रशासन होगा ये किस अनुसूची में दिया गया, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएगा जल्दी से, आंसर आते रहना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। और देखो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा छठा अनुसूची कह रहा है ना, जो भी तुम्हारा छठा अनुसूची कह रहा है, रसगुल्ला बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा। अच्छा है हो, एक बात बताएगा, यदि हम तुमसे पूछेंगे कि हमको ये बता दो 7वीं अनुसूची में, यदि आपसे पूछा जाए कि 7वीं अनुसूची में कितना सूची दिया गया है, तो क्या बोलेगा? 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिया गया है। और रसगुल्ला पूछेगा कि 3 सूची कौन कौन सा है, तो क्या बोलेगा? एक पहला कौन सा है तुम्हारा? संघ सूची, दूसरा कौन सा है तुम्हारा? राज्य सूची, और तीसरा कौन सा है तुम्हारा मेरे भाई? संवर्ती सूची। कौन सा सूची तुम्हारा? संवर्ती सूची। बोलेगा है, जल्दी से बताएगा। संघ सूची में बोलेगा ओरिजिनल में काय गो विषय था, जल्दी से बताएगा। संघ सूची में ओरिजिनल में काय गो विषय था? 97। और वर्तमान में पूछेगा काय गो है, तो 100। राज्य सूची में ओरिजिनल में काय गो था तुम्हारा? 66। और वर्तमान में काय गो है? 61। संवर्ती सूची में ओरिजिनल में पूछेगा काय गो था, तो क्या बोलेगा? 47 गो। और वर्तमान में काय गो है तुम्हारा? तो 52 गो। काय गो है तुम्हारा? 52 गो। अच्छा एक जल्दी से बता दो, संवर्ती सूची पूछेगा कि संवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? एक नहीं दो रसगुल्ला, भी संवर्ती सूची पूछेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि संवर्ती सूची तुम्हारा किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या बोलेगा? तो संवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया रसगुल्ला? संवर्ती सूची जो लिया गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हो जल्दी से बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन, यदि आपसे पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन जो है तुम्हारा, ज्वाइंट मीटिंग जो है तुम्हारा रसगुल्ला, ये कहां से लिया गया? जल्दी से बताएगा। संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछेगा कि ये कहां से लिया गया, तब क्या बोलिएगा? तो संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया तुम्हारा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया मेरे भाई? संयुक्त अधिवेशन भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे देखो क्या कर रहा है तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट मारेगा, चाहे सही हो या गलत, आराम से मारेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला बिहार का कौन सा जिला है? फटाफट बताएगा। मुंगेर है, औरंगाबाद है तुम्हारा भाई साहब, पटना है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएगा। ज्वाइंट मीटिंग बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका बता दो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएगा कि सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला तुम्हारा बिहार का कौन सा है? फटाफट बताएगा। मुंगेर, औरंगाबाद, पटना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे भाई। और देखो जो भी करे जा ऑप्शन नंबर ई मारा है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ई मारा है मेरे भाई, बिल्कुल सही मारा है। देखो मुंगेर है, कई जगह मुंगेरों मिल जाएगा, लेकिन मुंगेर दूसरा स्थान पे है, पहला स्थान पे तुम्हारा रोहतास है। सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता दर है बिहार का, जो महिला साक्षरता दर आपसे पूछेगा कि महिला साक्षरता दर जो है तुम्हारा, महिला साक्षरता दर जो है वो कहां का है, तो सबसे ज्यादा रोहतास का है रसगुल्ला। कितना है तुम्हारा? यो पूछ सकता है कि तुम्हारा कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 62.97% जो है, 62.97% महिला जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कहां की है तुम्हारा? रोहतास का। अच्छा जल्दी से बताएगा। सबसे कम यदि आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो महिला में बिहार का कौन सा जिला है, तब क्या बोलेगा? तब बोलेगा मेरे रसगुल्लों सहरसा। क्या बोलेगा तुम्हारा? सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहां की होती है? सहरसा की होती है। अच्छा यदि थोड़ा से पूछेगा पुरुष में, यदि तुमसे पूछेगा कि पुरुष में साक्षरता दर में सबसे ज्यादा बिहार का कौन सा जिला है, तो ध्यान में रखिएगा पुरुष में भी कौन है तुम्हारा? तो पुरुष में भी रोहतास है। कौन है तुम्हारा? रोहतास है। यो बात ध्यान में रखना। अब पुरुष में सबसे कम यदि आपसे पूछ लेगा, पुरुष में सबसे कम यदि तुमसे पूछ लेगा, तो सब
सबसे कम कहाँ का है रे? तो सबसे कम पूर्णिया का है। कहाँ का है तुम्हारा? सबसे कम रसगुल्ला पूर्णिया का है। महिला में सबसे कम सहरसा है और पुरुष में सबसे कम कौन सा है? बिहार का। तो बिहार का पूर्णिया जिला है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, यदि हम थोड़ा से पूछे कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, जल्दी से बताएगा। एक नहीं दो रसगुल्ला जल्दी से बताएगा। बिहार का यदि हम तुमसे पूछ ले कि बिहार का लिटरेसी रेट कितना है, बिहार का साक्षरता दर यदि थोड़ा से पूछे हम कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, तब क्या बोलेगा? बिहार का साक्षरता दर हम पूछ रहे थे, क्या बोलेगा? 61.80%। कितना है तुम्हारा? 61.80% है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े हो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है मेरे भाई। 12 नंबर कह रहा है कि बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? जल्दी से बताएगा। देखो बिहार का शिशु लिंगानुपात नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितना है? 912, 938, 935, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएगा, चाहे सही हो या गलत, हमको चाहिए आंसर। चाहे सही हो या गलत, हमको चाहिए आंसर। फटाफट बताएगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र में कह रहा है, और देखो रसगुल्ला ग्रामीण क्षेत्र में जो हो जाएगा वो 938 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 938 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछता ना, तब 935 मारता। तब क्या मारता? तब मारता 935। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र का बात हो रहा था। हमारी बात को समझा कि नहीं समझा? यदि तुमसे पूछता कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तब क्या मारता मेरे भाई? तब बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है रसगुल्ला, तब मारता तुम्हारा 935। क्या मारता तुम्हारा? 935। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा था ग्रामीण क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र का है तुम्हारा 938। कितना है तुम्हारा? 938 है हो। यदि तुमसे पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक तुम्हारा कौन सा जिला है, यदि आपसे शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक तुम्हारा लिंगानुपात वाला तुम्हारा अधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि आपसे पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात वाला जिला सबसे अधिक बिहार का कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? किशनगंज। कौन सा बोलेगा मेरे भाई? रसगुल्ला ध्यान में रखना है। तब क्या मारेगा? किशनगंज मारेगा। और सबसे कम यदि तुमसे पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात में सबसे कम दर वाला जिला कौन सा है, तब क्या मारेगा? वैशाली मारेगा। तब कौन सा मारेगा? वैशाली मारेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा किशनगंज का और सबसे कम कहां का? तुम्हारा वैशाली का। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। 13 नंबर क्वेश्चन आराम से मारिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? फटाफट मारेगा, हम नहीं मारेगा हो, आराम से मारेगा। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 गो, 5 गो, 3 गो, एक से अधिक या कोई नहीं? जल्दी से बताएगा। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? जल्दी से बताएगा फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और मेरे भाई जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी मार रहा है यानी 3 मार रहा है ना, तो रसगुल्ला बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अच्छा, यदि तुमसे पूछेगा कि ये जो कैबिनेट मिशन है तुम्हारा, ये जो कैबिनेट मिशन है, तुमसे पूछ दिया कि ये जो कैबिनेट मिशन है मेरे भाई, तो ये कैबिनेट मिशन पूछेगा कि भारत कब आया था, तो क्या बोलेगा? 24 मार्च 1946। कब आया था मेरे भाई? 24 मार्च 1946। और इसमें कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। कै गो रसगुल्ला था? 3 गो सदस्य था। इस बात को ध्यान में रखना है। एगो तुम्हारा पैथिक लॉरेंस जो उस समय का राज्य सचिव हुआ करता था, एगो स्टफर्ड क्रिप्स था, और एगो तुम्हारा एबी अलेक्जेंडर था। ध्यान में रखना है। अगर सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। कौन हो जाता? ऑप्शन नंबर सी। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, और जल्दी से बताएगा इसका क्या हो जाएगा। ये रहा मेरे भाई, ये रहा तुम्हारा राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करता है? जल्दी से बताएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, एक से अधिक या कोई नहीं? तो सोच समझ के आंसर देना मेरा, सोच समझ के आंसर देना कि राज्य वित्त आयोग का स्थापना जो है वो गठन कौन करता है? जल्दी से बताओ। सोच समझ के आंसर देगा, सोच समझ के आंसर देगा, और जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। और देखो जो भी राज्यपाल बोला ना, जो भी राज्यपाल बोला मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अनुच्छेद 243 आई, जब पंचायती राज पड़ेगा ना, तो अनुच्छेद 243 आई जो है तुम्हारा, इसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग बनेगा। और राज्य वित्त आयोग जो है तुम्हारा रसगुल्ला ध्यान में रखना है, पंचायती राज के लिए बनेगा। और इसका जो गठन करेगा कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा।
कौन करेगा? तुम्हारा राज्यपाल करेगा। हालांकि यदि थोड़ा सा वैसे पूछ देता कि वित्त आयोग, यदि तुमसे पूछ देगा कि वित्त आयोग का जो गठन है, यदि वित्त आयोग यदि आपसे पूछे देगा कि इंडिया लेवल पे जो वित्त आयोग, केंद्र का जो वित्त आयोग होता है ओकर कौन करता है, तब मारेगा राष्ट्रपति। तब कौन मारेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, वित्त आयोग का स्थापना पूछेगा किस अनुच्छेद में, तो क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 280 में। कब है तुम्हारा? 280 है। एगो क्वेश्चन बताएगा, जल्दी से बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा कि भारत का प्रथम, यदि तुमसे पूछेगा कि भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना था, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बना था, तो क्या बोलिएगा? केसी नियोगी। कौन था रसगुल्ला? केसी नियोगी जो है तुम्हारा भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष। अच्छा, तुमसे ये भी पूछ देगा कि वर्तमान में, यदि आपसे पूछेगा कि वर्तमान में केमा वित्त आयोग चल रहा है, तो क्या बोलेगा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। केमा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और आपसे पूछेगा कि 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है तुम्हारा? तो जो अभी तुम्हारा है, तुम्हारा जो तुम्हारा 2023 में बनाया गया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो क्या बोलिएगा? अरविंद पनगढ़िया को। किसको बनाया गया तुम्हारा मेरे भाई? अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया। रसगुल्ला तुमसे पूछ लेगा कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो एनके सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया तुम्हारा? एनके सिंह को जो है तुम्हारा 15वां वित्त आयोग का तुम्हारा अध्यक्ष है। और 16वां वित्त आयोग का जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया। अब हमको बता दो कि यहाँ तक पूरा खतरनाक रूप से समझ आया कि नहीं समझ आया, और मजा आया तो फटाफट 5 दबा दो जल्दी से, ताकि इस सेशन को हम लोग भाई साहब अलविदा कहे और कल मिले इसी जोश और जुनून में। और जल्दी से हमको बता दीजिए कि यहाँ तक समझ आया तो एक बार जो है तुम्हारा 5 दबा दो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। कल मिलेंगे हम लोग इसी जोश और जुनून में। और मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना है कि वो जो प्रॉमिस किया गया है हम लोग की टीम की तरफ से, वो प्रॉमिस पूरा का पूरा होगा, पूरा फुलफिल होगा। इसके लिए आपको भी रहना पड़ेगा। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। यदि इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट आपकी मेहनत से तो हमारा मेहनत क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और हम बार बार कह रहे हैं, ये संस्था ऐसी है जो कंटेंट के दम पर इतना आगे है और कंटेंट से ही आगे रहेगा। तो बस आप साथ रहिएगा और आपके लिए जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत किया जाएगा, चाहे मेरे द्वारा चाहे और जो भी टीचर हैं उनके द्वारा। तो बस आप लोग जो है तुम्हारा साथ रहे, ठीक है? चलिए, तो आज चलते हैं, कल मिलते हैं इसी समय में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, लव यू, सब्बा खैर, हर हर महादेव, टाटा।